नमस्कार विद्वान साथियों एंड डियर स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए लेके आया हूं अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण विषय वस्तु उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग। इसमें अर्थशास्त्र के व्यष्टि अर्थशास्त्र का हमने परिचय प्राप्त कर लिया था। पूर्व में वीडियो में मैं बता चुका हूं व्यष्टि अर्थशास्त्र। और अब जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु है उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग, इसमें हम उपभोक्ता का अर्थ समझेंगे, उपभोक्ता के व्यवहार के लिए उपयोगिता, उसके प्रकार, उपयोगिता के अर्थ, परिभाषा और उसके विभिन्न प्रकार, उपयोगिता के नियम और उपयोगिता में अनधिमान उपयोगिता या अनधिमान वक्र, इस तरह की कई चीजें हैं। फिर हम मांग के अन्य जो भी मांग से संबंधित चीजें हैं, बजट रेखा, बजट विश्लेषण, मांग, मांग का अर्थ, मांग का नियम, मांग की लोच इत्यादि वगैरह पढ़ते हैं उपभोक्ता के व्यवहार में। शुरुआत हम करते हैं उपयोगिता से। इससे ही संबंधित व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो ये महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, अब हम समझते हैं। सर्वप्रथम जैसे इसकी हेडिंग है उपभोक्ता, तो अब हम इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं उपभोक्ता क्या है और उसका व्यवहार कैसा होता है एवं मांग किस हिसाब से और कैसे प्रभावित होती है। उपभोक्ता कौन है अर्थशास्त्र में? अब उपभोक्ता तो हम सीधे कह रहे हैं एक वस्तु की इच्छा होनी चाहिए उपभोक्ता के पास। वो वस्तु की इच्छा रखता है और तीव्र इच्छा जितनी ज्यादा होगी तो वह अपने बजट में पैसा खर्च करने की इच्छा भी रखेगा। तो जब वह उस वस्तु को खरीद लेता है, अपने पास रख लेता है और उपभोग करके नष्ट कर देता है। अभिप्राय ये हुआ कि उसने उपयोग कर लिया, अब वो दूसरे को नहीं देगा या दूसरे के पास वो चीज नहीं जाएगी, उसी के पास रहेगी। चाहे वो ड्यूरेबल हो तो लंबे समय तक चलेगी, वो यूज करेगा उपभोक्ता उसको, जिसने खरीदा है इच्छा रखने वाले व्यक्ति ने। और अगर हम सामान्य अर्थ और देखना चाहें तो हम देख सकते हैं अर्थशास्त्र में उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है जो उपभोग की क्रिया द्वारा अपनी किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करता है। उपभोक्ता जो शब्द है व्यापक शब्द है, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों, व्यक्ति समूह, परिवारों अथवा संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है जो अपनी आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करने के लिए अंतिम वस्तुओं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। अब आता है उपभोक्ता संतुलन क्या है। तो उपभोक्ता ने वस्तु तो खरीद ली, वो उपभोक्ता कीमत भी चुकाने को तैयार है, इच्छा रख रहा है। अब क्या होगा, संतुलन कहाँ होगा और कौन कितनी और किस कीमत पर वस्तु खरीदना चाहता है। असीमित आवश्यकताएं होती हैं तथा सीमित साधनों के होने पर एक उपभोक्ता का उद्देश्य जो होता है अपने वैसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। और जब वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तब उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। कहने का मतलब ये हुआ, अर्थशास्त्र की परिभाषा भी इसी प्रकार है रॉबिन्स की कि हमारे पास सीमित संसाधन है जिनका कुशलतम उपयोग करना है, असीमित आवश्यकताएं हैं। और यहाँ पे उपभोक्ता भी क्या है, अब जो अपना पैसा खर्च करना चाह रहा है तो उपभोक्ता का उद्देश्य होगा कि वैसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर ले, और तब उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में ही होगा। तब एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह अपने चयन को वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अच्छा मानता है और वह अपने व्यवहार में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता जब तक वर्तमान परिस्थितियों में भी परिवर्तन ना हो जाए। देखिए, बजट हमारे पास निश्चित है, अब हम उनसे घर के बजट का कुछ राशन पानी खरीद सकते हैं, निश्चित पैसे हमारे लिए उपयोग हो सकते हैं बच्चों की फीस देने के लिए, बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए या किताबें खरीदने के लिए। तो जिस माह जितना बजट है और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जो उसकी आवश्यकता है, इच्छा है, तो वह उसमें खर्च करके ही अधिकतम संतुलन में रहेगा उपभोक्ता। सैमुअल्सन एक परिभाषा देते हैं और बताते हैं एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। तो वह उसकी अधिकतम संतुष्टि हो जानी चाहिए। अब देखते हैं उपयोगिता का अर्थ क्या है। अब उपयोगिता शब्द इसमें आया है तो उपयोगिता बड़ा ही एक विशिष्ट शब्द है अर्थशास्त्र में। उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता संतुष्टि शक्ति। अब क्या है, हमारी जो संतुष्टि शक्ति पूर्ति करने वाला उपयोगिता है, इसको कहते हैं वांट सेटिस्फाइंग पावर।
दूसरे शब्दों में वस्तु विशेष में किसी उपभोक्ता की आवश्यकता विशेष की संतुष्टि की निहित क्षमता अथवा शक्ति का नाम ही उपयोगिता है। अच्छा, प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई ऐसी विशेषता अवश्य नहीं रहती है जिसके कारण उपभोक्ता उसकी मांग करता है। राशन पानी है, कपड़े लत्ते हैं, या उपभोग का अन्य सामान है, अन्य इलेक्ट्रॉनिक। अब हम जैसे उपभोग वाली वस्तुओं को 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। जो हमारी नितांत आवश्यक है, जो आवश्यकता वस्तु है, जो हमारे लिए मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वे। फिर आती है आरामदायक वस्तुएं, जिनको थोड़ा सा आर्थिक स्थिति सुधरने पर व्यक्ति या अच्छा बजट होने पर खरीद पाता है। उसके बाद आती है वस्तु हमारी विलासितापूर्ण वस्तुएं आती हैं, जो बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति होने पर व्यक्ति इस्तेमाल करता है। तो मान लिया जाए हमारे पास बजट है और जो हम वस्तु खरीद रहे हैं, तो उपभोक्ता कुछ ना कुछ विशेषता उसमें होगी, तभी उपभोक्ता उसको खरीदना चाह रहा है। लाभदायक भी हो सकती है, हानिकारक भी हो सकती है वस्तु। दोनों ही प्रकार की वस्तुओं में उपयोगिता हो सकती है। एक वस्तु की उपयोगिता सभी व्यक्तियों के लिए समान नहीं होती। मान लिया जाए, और ये बदलती भी रहती है परिस्थिति के अनुसार। अब एक व्यक्ति ने खाना खा रखा है और एक व्यक्ति ने अभी सुबह से कुछ नहीं खाया उस समय तक, तो उसको समोसे की चाहत, दुकान में गया है तो समोसे की इच्छा उससे ज्यादा हो सकती है। जिसने पहले से भरपेट खाना खा रखा है, उसकी आवश्यकता या संतुष्टि उसके प्रति उतनी ज्यादा नहीं होगी। तो यह एक रिलेटिव शब्द है, सापेक्षिक है, तुलनात्मक है। मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हुए भी मादक पदार्थ भोगी व्यक्ति के लिए उपयोगिता रखते हैं। वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है। उपयोगिता केवल इच्छा करना है। अब इच्छा की तीव्रता का फलन होती है। जैसे हमारी इच्छा जब हुई, जितनी बलवती होगी इच्छा कि मैंने ये चीज लेनी ही है और पैसा कीमत देने को तैयार है और उसकी इकाइयां कंज्यूम करता जा रहा है, तो उतनी अधिक उससे संतुष्टि मिलेगी। किसी वस्तु के लिए जितनी अधिक तीव्रता होगी उतनी अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। अब देखते हैं उपयोगिता की विशेषताएं। सबसे पहली बात, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है और उपयोगिता व्यक्ति परक है, जिस व्यक्ति से संबंधित है उससे संबंधित है। उपयोगिता विचार सापेक्ष है, तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है इसका। उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती। अभी हमने देखा था कि कुछ वस्तुएं उपभोग में सिगरेट इत्यादि उतनी अच्छी नहीं भी हैं, तो भी उपयोगिता है उसमें उस व्यक्ति के लिए जो लेना चाहता है। तो ये नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती। उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि है। बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता है इसको माप के, लेकिन मार्शल ने अभी जो है उपयोगिता के लिए एक गणनावाचक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। अब 2 तरह के इसके विचार होते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी में तो हम क्रमबद्ध कर देते हैं कि भाई 1 2 3 प्रेफरेंस में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, या पहले दूसरे तीसरे नंबर ऐसे लगा देते हैं। लेकिन मार्शल ने इस उपयोगिता शब्द के लिए कार्डिनल दृष्टिकोण भी अपनाते हुए कहा कि हम इसको संख्याएं में माप सकते हैं। कैसे? तो जो भी वस्तु की इच्छा कर रहा है और वस्तु खरीदना चाहता है, उससे जो उपयोगिता मिल रही है उसके लिए वह जितनी कीमत चुकाने को तैयार है। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है। यूटिल्स क्या है? इसको शब्द दिया उन्होंने, यूटिल्स, UTILS। तो मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है। वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत ही उपयोगिता की गणना का आधार है। मार्शल के अनुसार उपयोगिता को गणनावाचक संख्या, कार्डिनल नंबर जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसे आदि दी जा सकती है और उसकी उपयोगिता मापी जा सकती है। अब आते हैं उपयोगिता की धारणाएं क्या क्या है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये कई पाठों में इसी तरह के विचार रहते हैं, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। आगे आने वाले पाठों में उत्पादन, उत्पादन के बाद लागत, लागत के बाद आगम, ये अन्य पाठों में भी इसी तरह की शब्दावली है। कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। जहां जो विषय वस्तु है उसमें उसका कुल क्या है, उसका औसत क्या है, उसका सीमांत क्या है, जो भी चीज विषय वस्तु उसके अर्थ में ही ये सब समझना होगा वहां पे। और सूत्र में उसी हिसाब से अगर यहाँ उपयोगिता है, उपयोगिता को इंग्लिश में कहते हैं यूटिलिटी, यूटिलिटी कहते हैं, तो इसके लिए यू शब्द एब्रिविएशन में लिया। टोटल, कुल के लिए टी लेते हैं तो टी, टोटल यूटिलिटी शब्द आ गया। सूत्र है ये,
कुल उपयोगिता का सूत्र सिग्मा mu, यानी कि जो सीमांत उपयोगिता जो होती है, सीमांत उपयोगिता mu है, मार्जिनल उपयोगिता यूटिलिटी है, mu है, तो इसका अगर हम योग कर लें, योग करते जाएं तो कुल उपयोगिता मिलती जाती है। ये सूत्र है। अब TU इक्वल टू सिग्मा mu, इसको समझ लेते हैं। उपभोग की सभी इकाइयों से, जितनी इकाइयां उसने उपभोग की, माने 7 रोटी खाई है, तो 7 रोटी से उसको, जब तक पहली रोटी खाई थी तो पहली की कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता एक ही थी। दूसरी रोटी खाई तो सीमांत उपयोगिता तो जितनी उस उपयोगिता से मिली होगी उस इकाई से वो हो गई, और इसमें कुल उपयोगिता में सीमांत इकाइयों की दोनों इकाइयां जुड़ जाएंगी। फिर तीसरी रोटी खाई तो तीनों का योग हो जाएगा, चौथी रोटी खाई तो चारों का योग हो जाएगा। इस तरह से 7वीं रोटी खाने तक जितनी भी वो रोटी खाता है, कुल उससे उपयोगिता जितनी भी मिल रही है उसका योग, कुल योग, वह कहलाता है कुल उपयोगिता। उपभोग की सभी इकाइयों से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। तो इस सूत्र बन गया TU इक्वल टू सिग्मा mu। अब देखते हैं औसत उपयोगिता। कुल उपभोग इकाइयों को उसकी संख्या से विभाजित करने से औसत उपयोगिता प्राप्त होती है। जितनी भी कुल उपयोगिता प्राप्त हुई और कितनी रोटी खाई, 7 खाई, 7 से डिवाइड कर देंगे कुल उपयोगिता जितनी भी मिली उसको, तो एक इकाई, एक रोटी की औसत उपयोगिता मिल जाएगी। एक रोटी से टोटल खाने के बाद कितनी औसत बनती है, औसत उपयोगिता बनती है। तो ये AU है, औसत उपयोगिता AU। A से बना एवरेज और U से यूटिलिटी, तो उपयोगिता, औसत उपयोगिता का सूत्र हो गया TU बट्टे, यहाँ पे स्लैश करके लिखा है, बट्टे नीचे भी लिख सकते हैं, TU बट्टे इकाइयों की संख्या नीचे। अब आते हैं सीमांत उपयोगिता क्या है। अब देखिए, सीमांत माने अंतिम छोर, किसी भी इलाके का, किसी भी जगह का जो आखिरी इकाई है। जैसे एक रोटी खाई तो अंतिम इकाई और एक ही हुई अंतिम इकाई, दूसरी रोटी खा ली तो एक से कुछ मतलब नहीं। अब दूसरी सीमांत उपयोगिता जो हो गई वह किससे मिल रही है, दूसरी रोटी से जितनी उपयोगिता मिली। तीसरी खाई तो तीसरी रोटी अंतिम हो गई। तो ये कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता जो है, जिसको सीमांत को मार्जिनल कहते हैं और उपयोगिता यूटिलिटी, तो ये हो जाएगा MU बराबर क्या, अभी देखते हैं, समझते हैं कि जो बाद वाली रोटी है, जैसे पहली रोटी खाई तो पहली रोटी में जो कुल उपयोगिता है वही होगी, और उससे पहले कोई इकाई थी नहीं तो वो 0, तो इसको घटाएंगे वही रह जाएगा। अब दूसरी रोटी खाई, TUN क्या हुआ, अब दूसरी रोटी खाई तो दूसरी रोटी से जो कुल उपयोगिता मिल रही है वो यहां, मतलब 2 रोटी खाने पर पहली और दूसरी रोटी का जो कुल उपयोगिता है वो यहां आ गई, और उससे पहले वाली रोटी तक जितनी भी थी, 2 रोटी खाई है तो 2 से पहली रोटी थी तो उससे जो उपयोगिता मिली वो घटा दो, तो सीमांत उपयोगिता। तीसरी रोटी खाई तो 3 की उपयोगिता तीनों की मिला के यहां आ गई, और उससे पहले तक जितनी उपयोगिता थी वो घटा देंगे तो सीमांत उपयोगिता मिल जाएगी। ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा क्रम, और इसको हम सवाल आते हैं, प्रश्न आते हैं, इनका अर्थ पूछ लिया जाता है, परिभाषा पूछ ली जाती है, सूत्र पूछ लिए जाते हैं, तालिका। अब देखेंगे हम आगे तालिका से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, समझ लेते हैं। ये सबसे पहले यूनिट ऑफ ब्रेड है। हाँ, 7 डबल रोटियों थी, टोटल यूटिलिटी ये है। पहली रोटी हम इससे समझेंगे, पहली रोटी टोटल जो उससे अंतिम इकाई भी यही थी, तो 16 इससे मिला, टोटल 16 मिली। औसत कितना है, औसत निकालने का सूत्र है TU बट्टे जितनी भी इकाइयां हैं इस्तेमाल की। पहली रोटी खाई थी तो 16 बट्टे 1, तो औसत उपयोगिता भी 16 ही है। दूसरी रोटी में क्या हुआ, कुल उपयोगिता बढ़कर हो गई 28, यानी कि ये तो पहली रोटी से उपयोगिता थी, तो दूसरी रोटी से कितनी उपयोगिता मिली होगी, तो हम ये 28 में से 16 घटाएंगे तो सीमांत उपयोगिता दूसरी रोटी की केवल 12 है। और दोनों को मिला लिया जाए तो ये यहाँ पे 16 थी, अब दूसरे को भी मिला लिया जाए 12 को, 16 मार्जिनल पहली वाली और दूसरी वाली से सिग्मा MU बन गया, और ये 28 हो गई। औसत निकालते हैं, 28 मिली थी हमको, कुल उपयोगिता को डिवाइड करेंगे 2 रोटी से, रोटी की संख्या यहाँ पे 2 है, तो 28 को 2 से डिवाइड किया, ये 14 हमको मिल गई औसत उपयोगिता। तो तीनों को हमने निकाला दूसरी रोटी में। इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे, 3 4 सभी में इसी तरह से निकालना है। 7वीं रोटी का देख लेते हैं। अब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हो गई माइनस में चली जाती है। खाते खाते किसी का पेट अति भर जाता है, इच्छा उसकी अनिच्छा में परिवर्तित होने लगती है। मान लिया जाए अब इसमें घटाना, टोटल इसका सूत्र था
टोटल यूटिलिटी में क्या है, सिग्मा एमयू। अब यहाँ तक जो सिग्मा कुल था वो 36 था। अब इसके बाद एमयू को हम जोड़ेंगे नहीं बल्कि यहाँ घटाएंगे। ऐसी 40 में से भी 4 घटाया तो 36 हो गई, क्योंकि माइनस में है। फिर 36 में से 8 घटाया 28 हो गई। अब हमने देखना है कि टोटल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता 28 है, तो इसमें सीमांत उपयोगिता क्या होगी। तो क्योंकि ये छोटी है, सूत्र तो हमको पता ही है कि सबसे पहले आता है TUN माइनस TUN-1। TUN कौन सा हुआ, ये हुआ 36, ये वाली इकाई हो गई। TUN माइनस ये वाली इकाई हो गई। इसमें से हम घटा रहे हैं TUN-1, इससे ठीक एक पहले वाली घटा रहे हैं, तो ये TUN-1 है। तो 28 में से 36, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे तो ये ऋण में आ जाएगा -8। औसत का देख लेते हैं, औसत कैसे आया। कुल उपयोगिता 28 थी, 7वीं रोटी है, 28/7 डिवाइड किया इसको तो 4 आ गया। तो ये हमारा क्या था, तालिका। इसी पर आधारित हम मान लें मिलती जुलती एक रेखा ग्राफ समझाने का प्रयास किया आगे। ये देखो मैक्सिमम 40-45 इस तरह से गई है, तो इस तरह से अब रेखा चित्र देखेंगे। यहाँ पे क्या है, समान भी है, तो ऊपर जाके कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। शुरू में देखिए, अब चित्र में वहां समझाने के लिए आसानी रहेगी। देखिए पहले 16 है, फिर 28 बढ़ गई, फिर बढ़ गई, तो ग्राफ बढ़ता हुआ दिखेगा। फिर एक जगह में जाके वो समान हो जाएगा ऊपर, ठीक तो सबसे अधिकतम में जाके एक तिरछी रेखा के रूप में होगा, फिर घटने लगेगा कुल उपयोगिता वक्र। अभी हम देखेंगे, समझेंगे चित्र में। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पहले ज्यादा है, फिर धीरे धीरे नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, इसका ग्राफ नीचे कोई आ रहा है और फिर तो ऋण में चला जा रहा है। औसत उपयोगिता को देखें, कम हो रहा है बल्कि ये, लेकिन ऋण कहीं पे भी नहीं है, यानी कि जो एक्स एक्सिस से नीचे ग्राफ नहीं जाएगा। देखिए ये चित्र है, यहाँ पे अंक दे रखे हैं, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, औसत यूटिलिटी, जो भी संख्याएं वहां है ये है 0। यहाँ पे कुछ उपयोगिता प्राप्त नहीं है, यहाँ 5 उपयोगिता प्राप्त है, 10 है, 15, 20, 25, 30, 35, 40 उपयोगिता प्राप्त हो रही है। सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता सब यही दिखा दिया। ये माइनस की दिखाई गई है, माइनस वाई एक्सिस में, ये वाई एक्सिस है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में दिखाया हमने, यहाँ तो उपयोगिता दिखा दी, यहाँ इकाई दिखा दी है, 1 रोटी, 2 रोटी, डबल रोटी या रोटी जो भी लिखना चाहते हैं, 7 रोटी तक इकाई दिखा दी है। पहली रोटी जब खाई तो कुल उपयोगिता शुरू में थी 16 के आसपास, या यहाँ चित्र में समझ लेते कि 20 है, तो 20 इस तरह से बढ़ के ये ग्राफ ऐसे चला गया। देखो जैसे वहां 40-40 बराबर था, शुरू में 3 इकाइयों तक बढ़ा कुल उपयोगिता, फिर बराबर था, फिर लास्ट में घट रहा था, तो ये कुल उपयोगिता है। और सीमांत उपयोगिता तो शुरू से ही नीचे जा रही थी, क्योंकि 16 था, फिर 12 था। इस तरह यहां से भी समझ लेते हैं 20-18 इस तरह कम करते हुए ये ऋणात्मक हो गई, -10 तक चली गई है, -10 तक, ये 7वीं रोटी खाने में, 6ठी रोटी खाने में 5 तक। और ये देखिए 5 महत्वपूर्ण बिंदु है, ये 5 यहाँ पे 5वीं रोटी जब खाई तो उसकी कुल उपयोगिता कितनी है, 0 है। और 0 जहां होता है वहां पे कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ये देखिए इस सीध में, इस पॉइंट में कुल उपयोगिता अधिकतम है। तो ये हमारे 3 पॉइंट बन जाते हैं इस पे उपयोगिता की धारणा पर, टीयू और एमयू का संबंध देखने के लिए। एमयू जब 0 है, टीयू अधिकतम है। जब टीयू बढ़ रहा है, यहाँ पे ये बढ़ रहा है, अधिकतम नहीं हुआ है, तब एमयू घटता है, ऋणात्मक होता है। मतलब ऋणात्मक नहीं, घटता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं होता, धनात्मक के चिन्ह में ही है, ऋणात्मक नीचे है ये चिन्ह। तो देखिए घटता है, जब टीयू बढ़ता है एमयू घटता है। जब टीयू अधिकतम हो जाता है तो एमयू 0 हो जाता है। जब टीयू घटने लगता है तो एमयू ऋणात्मक चला गया, माइनस में चला गया। ये सीमांत उपयोगिता, ये संबंध है। इसमें 3 संबंध दिखाए जाते हैं। जब टीयू बढ़ता है तो एमयू घटता है, जब टीयू अधिकतम होता है एमयू 0 हो जाता है, जब टीयू घटने लगता है एमयू ऋणात्मक हो जाता है। ये तीनों संबंधों को 3 पॉइंट में दिखाएंगे और चित्र की सहायता से, तालिका की सहायता से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। अब यही जो मैंने संबंध बताया था, सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में संबंध, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, चाहे वह घट रही हो, तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, नीचे नहीं गई है, अभी 0 भी नहीं हुई है, कुल उपयोगिता बढ़ती जा रही है। जब सीमांत उपयोगिता 0, 5वीं इकाई में 0 हुई थी तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो रखी थी तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। धन्यवाद।
आपने अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल देखिए जरूर और इसको लाइक कीजिए।